नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धनगर केमिस्ट्री लेक्चर से में। साथियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। आज ये पहला लेक्चर है और सभी जो है लेक्चर आप सिस्टमेटिक तरीके से सभी लेक्चर की स्टडी कीजिएगा, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। कोई भी लेक्चर आप बीच में से न देखें, अगर बीच में से देखोगे तो आपको जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। पूरी तरह से समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है आपके विलियन सॉल्यूशन। क्या नाम है? विलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन केमिस्ट्री है तो विलियन है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का मतलब ही होता है घुलना मिलना। केमिस्ट्री के अंदर कोई भी पदार्थ होते हैं, उसके संगठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, किससे मिलकर बनना है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है किसमें? केमिस्ट्री में। तो विलियन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हमें इस टाइप का विलियन बनाना, ये इस टाइप का विलियन होगा, ऐसे इसमें विलेय की मात्रा इतनी होगी, विलायक की मात्रा इतनी होगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक रहती है। तो विलियन जो है, विलियन में दो चीज़ें रहती हैं बेटा, एक तो विलेय और एक रहता है विलायक। एक है विलेय और एक विलायक। मैं आपसे कहूँ कि आपने लिया जल विलायक के रूप में और आपने शक्कर ली या सुक्रोज लिया, सुक्रोज मतलब शक्कर, सुक्रोज लिया, वो विलेय के रूप में लिया। जल के अंदर आपने सुक्रोज को मिलाया, आपकी सुक्रोज पूरी तरह से घुल गई। मतलब क्या बन गया? आपको क्या मिल गया? विलियन मिल गया। क्या मिल गया? विलियन मिल गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सुक्रोज ही मिलाया, आपने उसके अंदर ग्लूकोज भी मिला दिया, आपने उसके अंदर नमक भी मिला दिया, वो भी घुल गया। तो ये विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। विलायक के लिए भी जल के साथ में एल्कोहल भी है, वो भी हो सकता है। तो कुल मिला के विलियन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? विलेय प्लस विलायक से। अब यहाँ पर जो सम्मांगी मिश्रण होना चाहिए, सम्मांगी मिश्रण मतलब जैसे ही शक्कर अपनों ने पानी के अंदर डाली, उस शक्कर ने अपनी पहचान खो दी, पूरी तरह से उस पानी के जो मालिक्यूल हैं उसके साथ में घुल मिल गया, उसके साथ में पानी के जो अणु हैं उनके साथ में वितरित हो गए पूरे शक्कर के मालिक्यूल। या नमक घोला आपने तो नमक भी पानी में पूरी तरह से वितरित हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि डालने के बाद भी वो इकट्ठा जाके नीचे जाके बैठ गया, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सम्मांगी मिश्रण मतलब पूरी तरह से वितरित हो गया, विलेय पदार्थ के कण विलायक में पूरी तरह से वितरित हो गए, तो उसे कहेंगे अपन सम्मांगी मिश्रण। तो सबसे पहले जो है विलियन की डेफिनेशन क्या है? विलियन की जो डेफिनेशन है, विलियन क्या है? सांद्रता के आधार पर विलियन कितने प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर विलियन कितने प्रकार का होता है, ये चीज़ भी अपने को बतानी है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं या आयनों के सम्मांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं या आयनों का के सम्मांगी मिश्रण क्या होना चाहिए? सम्मांगी, होमोजेनस मिक्सचर, उसको क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, शर्त है ना इसके लिए, सम्मांगी मिश्रण पूरी तरह से वितरित हो जाना चाहिए विलेय के पार्टिकल विलायक में, उसको कहते हैं अपन सम्मांगी मिश्रण। अब भैया ये जो विलियन है अलग अलग प्रकार के हैं, सांद्रता के आधार पर, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर विलियन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर अलग अलग प्रकार के। सबसे पहले आप बात करते हैं तनु विलियन की। तनु को अंग्रेजी में कहते हैं डाइल्यूट। क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ध्यान रखना, विलेय को कहते हैं सॉल्यूट, विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, और विलियन मतलब सॉल्यूशन। आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलियन। अब तनु विलियन किसे कहते हैं? तो जैसे कि आपने विलायक ले रखा और उस विलायक में विलेय की बहुत कम मात्रा डाल रखी, विलेय की कम मात्रा, विलेय क्या है? कम है। तो उस कंडीशन में वो जो विलियन बनेगा उसे आप क्या कहोगे? तनु विलियन। प्रयोगशाला में भी जैसे लिखा हुआ रहता है कि तनु H2SO4, तनु HCl, तनु HNO3, वो चीज़ें प्रयोगशाला में बोतलें देखोगे वहाँ पर आपको मिलेगी। तनु HCl मतलब उसके अंदर पानी ज़्यादा है और वो एसिड कम है, तो तनु से हमेशा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेट है, जो सांद्र है, कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र, कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र, और डाइल्यूट मतलब तनु होता है। अब जो कॉन्सेंट्रेट विलियन होता है उसमें क्या रहता है? जैसे एसिड, ये कॉन्सेंट्रेट है भैया, तो कॉन्सेंट्रेट से हमेशा डर के रहना पड़ेगा,
क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेट HCl आपकी बॉडी पे, त्वचा पे गिर गया तो हो सकता है वहाँ पर जो छाले हो जाए एसिड के कारण, जल जाए, आपकी चमड़ी जल जाए। तनु है तो उतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाके सुधा जाके वापस शॉवर में जाके वॉश कर सकते हो कि जहाँ पर केमिकल गिरा है उसको। लेकिन कॉन्सेंट्रेट से तो बहुत ज़्यादा डर के रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गया तनु विलयन जिसमें विलय की कम मात्रा हो। और कौन सांद्र विलयन किसे कहेंगे? सांद्र विलयन, ध्यान से देखना, सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन में क्या है? विलय क्या है? अधिक हो, विलय क्या हो? अधिक हो। मतलब इसके सांद्र विलयन में क्या है कि जितना ज़्यादा आप विलय पदार्थ मिलाते जाओगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मतलब सांद्रता बढ़ती जाएगी। ये कह सकते हैं कि सांद्र विलयन में जितना ज़्यादा विलय पदार्थ होगा, मतलब कम मात्रा में कुल मिला के, तो उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। इसमें तो थोड़ा सा डाल रखा, लेकिन बहुत ज़्यादा डालते रहे अपन तो उस कंडीशन में तनुता कम होती जाएगी और क्या बढ़ती जाएगी? सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो बेटा तनु विलयन क्या है? तो जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो? बहुत कम हो, तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है और ज़्यादा डाल देते हैं, तो उस कंडीशन में वो विलयन क्या बन जाएगा? सांद्र विलयन। मेरी बात आपको तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में अब हमेशा आपको याद रहेगी, ठीक है। जैसे कि आपने चाशनी बना दी तो वो क्या? कॉन्सेंट्रेट होगी। आपने थोड़ी सी शक्कर डाली पानी के अंदर, वो क्या है? तनु विलयन है, शुक्र और शक्कर का तनु विलयन हो गया। आपने बहुत ज़्यादा मुठा भर के डाल दिया, फिर उसको जो है गर्म किया, शक्कर पूरी तरह से घुल गई, तो वो क्या हो गया? सांद्र विलयन बन गया। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो ये है तनु और सांद्र विलयन के बारे में। अब देखिए, अब आपके सामने बात आई आगे अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। आपको यही की यही डेफिनेशन याद हो जाएगी। कौन सा? एक तो आपके पास संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन लिखते जाइएगा, साथ के साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और नोट्स भी जरूर बनाइएगा। संतृप्त विलयन, अगर हम इसके विलय के रूप में इसके अंदर मिला रहे अपन NaCl, और एक कंडीशन तक तो NaCl इसके अंदर घुल रहा है, एक कंडीशन के बाद आप डाल रहे हैं वो घुल नहीं रहा है, वो NaCl नीचे जाके पेंदे पर जाके जम रहा है, मतलब अब और नहीं घुलेगा, मतलब पेट भर गया, जितना घोलना था उतना घुल गया, अब और ज़्यादा अधिक नहीं घुलेगा। तो बेटा उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे हम संतृप्त विलयन। देखो डेफिनेशन क्या लिख रखी है? वह विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। वह विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और घुल जाएगा, लेकिन फिक्स्ड कर रखा टेम्परेचर, पहले घुल रहा था नमक, अब जो है जितना घुलना था घुल गया, अब और ज़्यादा आगे नहीं घुल रहा है, मतलब संतृप्त विलयन बन गया। तो वह विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? संतृप्त विलयन कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फिर आता है आपके सामने क्वेश्चन असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड विलयन। तो जिसमें आप विलय घोले जाओ वो खा ही जाएगा, पेट भर ही नहीं रहा उसका, कोई दिक्कत ही नहीं है, परोसते जाओ उसको, विलय डालते जाओ। तो असंतृप्त, तो वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। और फिर आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा, ये जो संतृप्त विलयन है इसकी अपेक्षा थोड़ी क्या है? अधिक घोली जा सकती है, उसे कहते हैं अपन अति संतृप्त विलयन। उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब सांद्रता के आधार पर तनु विलयन, जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, विलायक की मात्रा कम हो, उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसे अपन संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहते हैं। और लास्ट में अति संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो ये तो हो गया सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर, कॉन्सेंट्रेशन के बिहाव पर। अब हम बात करें भौतिक अवस्था के आधार पर, और ये चीज़ें एनसीईआरटी बुक्स में आपने पढ़ी होगी। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कैसे? गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, तीन प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर
विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय, द्रव और ठोस। ठीक है, गैसीय विलयन से तात्पर्य है कि विलायक की इसकी अवस्था कौन सी है, गैस गैस गैस। द्रव विलयन से तात्पर्य है कि विलायक के रूप में आपके पास क्या है, द्रव 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 होना चाहिए। और ठोस विलयन से तात्पर्य है कि विलायक के रूप में आपके पास हमेशा क्या रहेगा, ठोस। अब यदि आप उस गैस के अंदर गैस घोल रहे हो विलेय के रूप में, गैस के अंदर गैस पर्ज की जा रही, तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण क्या है, एक गैसीय विलयन होगा। और कौन सा है, गैस गैस। द्रव गैस विलयन, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म को यहाँ पर क्या लिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और गैस के रूप में क्या है आपके पास, नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए तो द्रव गैस विलयन बन जाएगा। किस टाइप का विलयन है ये भैया, गैसीय विलयन होगा। फिर हम बात करें ठोस गैस, तो ठोस मतलब कपूर ले लिया आपने, क्या ले लिया, ठोस के रूप में आपने कपूर ले लिया। गैस क्या ले लिया आपने, नाइट्रोजन ले लिए, तो नाइट्रोजन के अंदर कपूर डाला, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ये ठोस गैस विलयन। तो ये टाइप से कौन सा हो जाएगा, गैसीय विलयन। अब हम बात करें द्रव विलयन मतलब विलायक के रूप में क्या ले रखा आपने, द्रव। अब उस द्रव के अंदर क्या डाल रहे हैं अपन, गैस पर्ज करें, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये गैस द्रव विलयन हो जाएगा। फिर द्रव मतलब जल में घुली हुई, जल में आप एल्कोहल मिला दो, शराब मिला दो, तो द्रव विलयन हो जाएगा, दोनों आपस में घुल रहे हैं। ठोस द्रव, जल में घुला हुआ ग्लूकोज ठोस अवस्था में होता है, मालूम है, पानी में घोलते हैं, सब जानते ही हैं, तो वो ठोस द्रव विलयन हो जाएगा, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। और कौन सा विलयन है ये, द्रव विलयन। टाइप से कौन सा आएगा, द्रव विलयन का। फिर देखो ठोस विलयन, ठोस में विलायक के रूप में क्या है, ठोस है, ठोस, गैस द्रव ठोस। गैस के रूप में क्या है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है और पैलेडियम क्या है, ठोस है। द्रव ठोस, द्रव के रूप में क्या है, पारा, ये लिक्विड है, और सोडियम क्या है यहाँ पर, सॉलिड के फॉर्म में, ठोस अवस्था में, तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम। फिर ठोस मतलब तांबे का सोने में विलयन, ये कौन सा हो जाएगा, ठोस विलयन हो जाएगा। तो ये तो हुई भैया अपनी नॉर्मल परिचय। ठीक है, नॉर्मल परिचय हुआ ये किसका, विलयन के बारे में। विलयन का जो अपनों ने ये देखा, एक तो सांद्रता के आधार पर और एक भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के बारे में चर्चा करी। अब हम बात करते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करेंगे। जो कॉन्सेंट्रेशन की बात करी, उस कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे, कि भैया इसमें विलेय पदार्थ इतने मिले हुए हैं, ये इतने विलेय पदार्थ के इतने मोल से मिले हुए हैं, इतने ग्राम विलेय पदार्थ मिला हुआ है, उसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो उसको व्यक्त करने की जो विधियाँ हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ दे रखी हैं बेटा, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रतिशतता, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलयन की कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, प्रतिशतता है, शक्ति है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोलरता है, मोल प्रभाज है, मोललता है। ये सभी विधियां कौन सी है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिशतता। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशतता की। सबसे पहले किसकी बात करें बेटा, प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रतिशतता। तो जो भी अपन मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता सबकी बात करेंगे, तो उसमें विलायक और विलेय के अकॉर्डिंग अपन ये बात करेंगे कि कितना विलेय मिला हुआ है उस विलायक में। विलेय और विलायक मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। उसमें उस विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा है, विलायक कितना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रतिशतता। प्रतिशतता आप अच्छी तरह से जानते होंगे। प्रतिशतता निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि आपके जो है नंबर आए 450 नंबर आए 500 में से बोर्ड एग्ज़ाम में, आपको परसेंटेज निकालने हैं, कितने प्रतिशत बने आपके, तो क्या लिखेंगे, गुणित 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 450 का 5 में भाग दो
450 और यहाँ पे 5, 5 नम 45, 0 आएगा। तो ये कितना हो गया 90%। आपके कितने बने 90%। ये तो है प्रतिशतता निकालना। आपको क्या निकालना है, प्रतिशतता निकालना है। मतलब 450 नंबर आए 500 में से, तो आपके 90% बने कुल मिला के। यहाँ पर ये बात कर रहे अपन प्रतिशतता की कि जब विलयन के 100 भागों में, कितने भागों में निकालते प्रतिशतता, हमेशा 100 भागों में। तो जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तो इस सांद्रण को प्रतिशतता कहते हैं। नोट कीजिए, जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इस सांद्रण को क्या है, प्रतिशतता कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास में विलयन लिया हुआ है, इस विलयन के अंदर आपकी दोनों चीज़ें हैं। इस विलयन में आपके पास दोनों चीज़ें हैं। क्या है दोनों चीज़ें, विलेय भी है और विलायक भी है। आपके पास दोनों मौजूद है इसमें विलयन के अंदर। आपके पास विलेय भी है और विलायक भी हैं, दोनों चीज़ें आपके विद्यमान हैं इस विलयन में। तो इसको टोटल कितना, इसको टोटल मान लेंगे अपन। जैसे अपनों ने पूर्णांक था ना, तो पूर्णांक टोटल विलयन हो जाएगा। कितने हैं, कितने विलेय के भाग कितने हैं, तो वो अपन उसको मान लेंगे कि प्राप्तांक कितने होंगे, जैसा अपन परसेंटेज निकाल दे उसी तरीके से। तो जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तो इस सांद्रण को प्रतिशतता कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है प्रतिशतता, एक तो द्रव्यमान के अनुसार निकाली जा सकती है और एक आयतनानुसार निकाली जाती है। यदि विलेय का द्रव्यमान में प्रतिशत निकालना है तो विलयन को किस में लेंगे अपन, द्रव्यमान में लेंगे, तोल के लेंगे, है ना, बैठ करके लेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। यदि प्रतिशत आयतन में लेंगे, प्रतिशतता को अपना आयतन में मतलब ml में निकालना है, ml में निकालेंगे तो विलेय का आयतन कितने ml है भैया विलेय आपके पास, विलयन का पूर्ण आयतन कितना है विलयन आपके पास, उसका आयतन ले लेंगे और प्रतिशतता आपकी धनांक से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिख तो रहा है ना। अब देखिए आपके पास एग्जाम्पल कि 10% NaOH विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम घोल में 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो कैसे निकालोगे, 10 ग्राम क्या है NaOH घुला हुआ है, कितने घोल कितना है आपके पास 100 ग्राम है, तो 10/100 गुणित 10/100 गुणित 100। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशतता कितनी हो जाएगी 10%। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है, आपके पास 100 ml 100 क्या दे रखा, ग्राम में दे रखा ना, ग्राम में दे रखे तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल देंगे। तो अगर 100 ग्राम आपको दे रखा है तो इसमें जो है 10 ग्राम तो क्या है आपका विलेय है और 90 ग्राम क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। 90 ग्राम क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, विलयन। विलेय प्लस विलायक क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। 10% NaOH विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम घोल में 10 ग्राम NaOH व 90 ग्राम क्या है, जल है। चलिए इसी प्रकार से आपके सामने एक एग्जाम्पल और हाजिर है। इसी प्रकार 10% आयतनानुसार HCl का अर्थ है कि 10 ml HCl तथा 90 ml क्या है, जल है। 10% आयतनानुसार HCl का अर्थ है कि 10 ml HCl तथा 90 ml जल, अर्थात 100 ml विलयन में आपके पास कितना 10 ml उसमें क्या है HCl प्रेजेंट है। तो ये तो हो गई आयतनानुसार प्रतिशतता। और इससे पहले अपने द्रव्यमानुसार प्रतिशतता देखी। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लो प्रतिशत का। आपको दिया हुआ है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा 40 ग्राम जल में घोलने पर NaOH की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आपके पास 10 ग्राम क्या है भैया, 10 ग्राम आपके पास विलेय है। ओके, आपके पास 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम ये जो विलेय है NaOH, 40 ग्राम क्या है आपके पास, विलायक है। बेटा विलायक क्या है आपके पास, जल है, जल विलायक के रूप में ले लिया। मतलब आपके पास विलयन जो है, विलयन कितना आपके पास टोटल हो गया, 50 ग्राम हो गया। अब ये जो फार्मूला आपने ये बताया ये वाला कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना आपके पास, विलेय का द्रव्यमान 10 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना 50 और गुणित क्या लिख दूं मैं 100। ओके, तो 5 दूना 10, प्रतिशतता कितनी आ जाएगी आपके पास 20% आ जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि विलयन की मात्रा
10+40 50 ग्राम हो गई। NaOH का प्रतिशत मात्रा निकालना 10/50 × 100 20% आपके निकल गए प्रतिशतता। बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, मज़ेदार टॉपिक चल रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में आज, है ना। जो खेत कुएं से भी आएगा आराम से थका हुआ, उसको भी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, मेरा ये सोचना है। चलिए बेटा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए, ग्राम प्रति लीटर में। अब प्रतिशतता तो 100 भागों में बात करी थी, अब ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में कितना होता है, 100 ml होता है, 1000 ml होता है। 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है। तो यहाँ पर 1000 भागों में विलेय की मात्रा कितनी है। पहले हम बात करते कि 100 भागों में विलेय की मात्रा कितनी है, और अब हम बात कर रहे हैं कि 1000 भागों में विलेय की मात्रा कितनी है। तो देखियो, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति भी कह सकते हो आप इसको, शक्ति। किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे शक्ति कहते हैं, और इसे शक्ति के रूप में विलयन का सांद्रण ग्राम प्रति लीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति के रूप में विलयन का सांद्रण ग्राम प्रति लीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने Na2CO3 लिया, क्या लिया, Na2CO3 विलयन में 250 ml, Na2CO3 विलयन के 250 ml में 5 ग्राम Na2CO3 विलयन है। आपके पास विलयन कितना है टोटल, विलयन 250 ml, और 250 ml के अंदर विलेय कितना है आपके पास, 5 ग्राम, ओनली 5 ग्राम है। मेरी बात समझना, किसका विलयन है ये, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का विलयन है। इसमें 250 ml विलयन में 5 ग्राम आपके पास क्या है, इसके अंदर 5 ग्राम विलेय पदार्थ है ना, Na2CO3 का विलयन है। मतलब ये कह सकते हो कि इसमें जो है विलेय के रूप में क्या लिया आप लोगों ने, Na2CO3। जो विलेय के रूप में ले रहे हैं उसको पानी में घोल रहे तो उसी का विलयन बन रहा है। जैसे पर नमक को पानी में घोलेंगे तो क्या कहते हैं, उसको नमक का विलयन कह देंगे। पहले पानी था अलग, नमक अलग था, लेकिन नमक को जैसे पानी में घोला क्या कह रहे हैं, नमक का विलयन। ऐसे Na2CO3 लिया, 5 ग्राम लिया, उसको पानी में घोला, क्या कहने लग गए कि Na2CO3 का विलयन कहने लग गए। तो Na2CO3 विलयन के 250 ml में 5 ग्राम Na2CO3 विलयन है, तब इस विलयन की शक्ति क्या होगी, 20 ग्राम प्रति लीटर होगी। अब इसको लीटर में बताएंगे तो 250 ml में 5 ग्राम है, तो सोचिए 250 4 बार जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। और 1 लीटर के अंदर कितना घुला होगा, 1 लीटर के अंदर ये 20 ग्राम घुला होगा। तो इसकी शक्ति की कितनी हो जाएगी, इसको प्रति लीटर में बताएंगे तो 20 ग्राम प्रति लीटर इसकी शक्ति हो जाएगी, है ना। 20 ग्राम प्रति लीटर इसकी शक्ति को बताया जाएगा। सिंपल बात है, तो डिस्कशन है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप। अब देखिए, अब बातें आई है मोलरता और मोललता, ठीक है। मोलरता और मोललता की बात करते हैं अब। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बहुत मस्त टॉपिक है। सिर्फ इसमें बच्चों को एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो मोलरता की डेफिनेशन हो, मोललता की हो, कोसनी भी डेफिनेशन है, वो आसानी से याद हो जाएगी। बच्चे मोल के बारे में नहीं जान पाते। मोल किसके बारे में, मोल। और मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ की अपने को मोलों की संख्या निकालनी है तो क्या निकालेंगे कि उसका द्रव्यमान बटे अणुद्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या निकाल देंगे, अणुद्रव्यमान निकाल लेंगे, द्रव्यमान बटे अणुद्रव्यमान। मेरी बात सुनना, ये जो द्रव्यमान जो है, ये जो अपन जो वेट कर रहे हैं वो वाले उसकी बात कर रहे हैं कि कितना वेट किया आप लोगों ने, कितना वजन कितना आया उसका, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है। और जो ये अणुद्रव्यमान है, अणुद्रव्यमान जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 होता है। तो ये ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। अब इसका अणुभार निकालना अपने को, क्या निकालना, अणुद्रव्यमान निकालना इसका,
क्या निकालना, अणुद्रव्यमान निकालेंगे। अब जब अपन अणुद्रव्यमान निकालेंगे H2O का अणुद्रव्यमान, H2O जब अपन H2O लिखते हैं तो इसकी बात करेंगे, इसका अणुभार बताइए। जब अपन अकेले की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन अकेला था, तो क्या बात कर रहे थे, परमाणु भार की बात कर रहे थे। अब जब H2O हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर H2O बन गया, तो अब अपन क्या बता रहे हैं कि अणुभार बताइए। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, टोटल कितना 18 अणुभार किसका है, H2O का अणुभार। तो इस तरीके से अपन अणुद्रव्यमान निकालते हैं, इस तरीके से अपन अणुद्रव्यमान देखते हैं। अब जैसे कि आपके पास में जो मोलों की संख्या निकालनी है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपने NaOH ये लिया, NaOH का सोडियम का परमाणु भार कितना होता है बेटा, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। 23, 16 और 1 जोड़ोगे आप, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 क्या है इसका, अणुद्रव्यमान। NaOH का क्या है, अणुद्रव्यमान। अब आपने 4 ग्राम NaOH लिया या 40 ग्राम NaOH ले लिया, मैं कहूँगा आपने 40 ग्राम NaOH ले लिया, 40 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या बताइए। 40 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या बताइए जल्दी से। अभी बताया कि द्रव्यमान बटे अणुद्रव्यमान, ये मोलों की संख्या हो जाएगी। तो इसका जो विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, 40 बटे 40, मतलब आप 40 ग्राम NaOH लोगे तो NaOH का कितना होगा, 1 मोल हो जाएगा। कितना, 1 मोल हो जाएगा। 40 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 मोल हो जाएगा। ऐसे अगर आपने 80 ग्राम ले लिया, 80 ग्राम NaOH ले लिया, तो 80 बटे 40 तो कितने आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये चीज़ होती है। और 1 मोल बराबर कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने सारे मालिक्यूल हो जाएंगे। चलिए, अणु होंगे उतने अणु होंगे NaOH के 1 मोल में। तो हम बात करें आगे बढ़े, वापस वहीं पर चलते हैं जहाँ से अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो मुझे बताइए, मोलरता की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, मोलरता की डेफिनेशन। मोलरता किसे कहते हैं, याद कीजिए। मोलरता कहो तो भी ठीक है, ग्राम अणुकता कहो तो भी ठीक है। तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ रहे हैं ना अपन। तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। या ऐसे भी कहो तो भी दिक्कत नहीं है कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। आप भली बात जान चुके हो, विलयन के बारे में आप जानते हो, विलेय के बारे में जानते हो, सभी कुछ जानने लग गए हो आप, है ना। सभी कुछ मैंने एक एक चीज़ें आपको बता दी। तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अपन मोलरता कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। समझ में आ गया, मोलरता का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर होता है। मोलरता M बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। मोलों की संख्या बराबर क्या लिखते हैं अपन बेटा, मोलों की संख्या बराबर लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुद्रव्यमान। इसके बराबर क्या चीज़ आ गई, ये आ गई, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुद्रव्यमान। समझ में आ गई ये चीज़, विलयन का लीटर में आयतन। मोल बराबर क्या लिख सकते हो पे, भार बटे अणुभार या द्रव्यमान बटे अणुद्रव्यमान, ये भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं है। अब जो है एक बात ध्यान रखना, इसका जो फार्मूला है मोलरता का, ये मोलरता का फार्मूला लिख रहे हैं। मोलरता M बराबर विलेय के द्रव्यमान को W से, अणुद्रव्यमान को स्मॉल m से, ठीक है, गुणित क्या लिख रहे हैं, ये V लिख रहे हैं। V क्या है, विलयन का लीटर में आयतन, ये लिख दिया फार्मूला। यदि विलयन ml में हो, ml में है, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, M बराबर
W/m गुणित 1000/V, ये फार्मूला लिखना है आपको। ml में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ml में निकालना है, प्रति लीटर में निकालना है किसी भी चीज़ को, तो ठीक है। क्योंकि अपन जो भी ml में रहता है उसको उसमें कन्वर्ट जैसे करेंगे कि कोई 250 ml है, कितना है 250 ml है आपके पास, तो 250 उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 जो लिखा है वो वापस कहाँ पे लिख दिया आपने, ऊपर लिख दिया, यहाँ पर आ गया ये। तो जब ml में लिखते हो तो आपको यहाँ पर 1000 लिखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। 250 200 जैसे यहाँ निकालना मुझे, तो ये जो इसमें जो इस v की जगह कोई भी अगर फार्मूला रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे NaOH लिया आपने 40 ग्राम, NaOH लिया 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH कितने 250 ml में घुला हुआ है, कितने 250 ml में घुला हुआ है 40 ग्राम NaOH। तो यहाँ पर लिखूँगा 40/40, क्योंकि अणुभार NaOH का 40 होता है, अभी जस्ट बताया, गुणित क्या लिखूँगा, कितना 250 ml में घुला हुआ है, तो 250/1000। तो इस 1000 को बटे में लिखा हुआ तो यहाँ लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 40/40 गुणित 1000/250। तो ये जो 250 40/40 कैंसल, ये 4, मोलरता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उस विलयन की मोलरता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतनी माथा बच्ची है भाई, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए, है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। मोलरता अथवा ग्राम अणुकता, तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। विलेय के मोलों की संख्या क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुद्रव्यमान गुणित विलयन का लीटर में आयतन। ये मोलरता की बात ही चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है, ये फार्मूला M बराबर W गुणित 1000 बटे M इंटू V। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, छोड़ो इसको। विलयन का आयतन किस में हो, ml में हो, है ना, छोड़ो इसको भी। विलयन का आयतन यदि ml में हो तो मैंने बता दिया था कि क्या लिखना आपको, ml में हो तो ये 1000 लिखना रहता है, यहाँ पर ध्यान रखना इस जगह। चलो, फार्मूला है आपका M बराबर W बटे M गुणित 1000/V। M बराबर W गुणित 1000/M इंटू V, ये फार्मूला है किसका, मोलरता का। आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है बेटा। 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है। 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। फार्मूला आपको मालूम है, मोलरता M बराबर W बटे M गुणित 1000/V। W क्या है, विलेय का द्रव्यमान, M क्या है, विलेय का अणु द्रव्यमान, मालूम है आपको। W आपके पास कितना है, W आपके पास है 5.85 ग्राम, और आपके पास M कितना होता है, M NaCl के लिए M सोडियम का परमाणु भार होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 3 8, 3 और 2 5, 58.5 क्या हो जाएगा, अणु द्रव्यमान हो जाएगा। मतलब M का वैल्यू आ जाएगा। आपके पास V कितना दे रखा है, तीनों चीज़ें मिल गई हैं। V आपके पास दे रखा है 200 ml, मतलब आपको सभी कुछ मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। आपको मोलरता निकालना है। क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। जल्दी से निकाल दीजिए मोलरता। क्या हो जाएगा, 5.85 गुणित 1000 बटे 58.5 इंटू V की जगह क्या लिखूँ, 200 ml लिखूँ। समझ में आ गया। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 10, 5/10 मतलब 5, 1/2, और 1/2 मतलब क्या लिख सकते हो आप, 0.5 लिख सकते हो। मोलरता आपको कितनी मिलेगी, 0.5 m अथवा 0.5 m मोल प्रति लीटर। मोलरता में सांद्रता, ठीक है, विलयन की मोलरता में सांद्रता ये है
0.5 एम। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो बेटा आज अपनों ने मोलरता को बहुत अच्छी तरह से सीखा। कल हम पढ़ेंगे मोलरता के बारे में, नॉर्मलता के बारे में, फॉर्मलता के बारे में। ये सारी चीज़ें हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो अच्छे से स्टडी कीजिए, पहला लेक्चर है। और अपनी पूरी क्लास के बच्चों को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का भला करना है। सभी बच्चों को नॉलेज हो, सभी बच्चे आगे बढ़े, सभी बच्चों का बेसिक क्लियर हो और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ पाए। तो आप जो है, जिन जिन बच्चों ने सिस्टमेटिक लास्ट तक ये पूरा लेक्चर देखा है, आप अपने साथियों को, अपने क्लासमेट को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।